ये सबको मिल रहा है बराबर? ऑडियो जा रहा है ना सबको? गुड मॉर्निंग क्लास, सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले क्लास में हम आपको कहाँ तक समझा दिए थे? आपको हम अटॉर्नी जनरल वगैरह वगैरह के बारे में शायद समझा रहे थे। अटॉर्नी जनरल नहीं बता रहे थे हम आपको, शायद मंत्रिमंडल के बारे में बता दिए थे, प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। तबीयत वगैरह सब एकदम बढ़िया है। पवन कुमार मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं सर? पढ़ते हैं भाई, सबका कैसे पढ़ पाएंगे, आप ही बताइए ना। तबीयत सब एकदम बढ़िया है। अब आगे स्टार्ट करते हो, चलिए। कोर्स खत्म होने के कितने दिन बाद रहेगा? 1 महीना बाद तक रहेगा। भाई आपको एम्स में जांच कराना है, जाके जांच कराई ना। हम यहाँ से क्या बताएंगे आपको एम्स में जांच कराना है? आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो हम थोड़े ना सॉल्व कर पाएंगे। अब किसी के घर में कुछ हो गया है, कमेंट करता है कि सर हमारे घर में ये हो गया, हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पे? पॉलिटी से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए, इससे पहले हम आपको पीएम के बारे में बता दिए थे, पीएम का हर एक शक्तियों के बारे में बता दिए थे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको बताए थे। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। इस मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? मंत्री परिषद के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर की चर्चा है। और ये मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री होंगे, लेकिन टोटल मंत्रियों को मिलाकर वो 15% से नहीं हो सकता है। यह 15% किसका लिया जाएगा? लोकसभा का लिया जाएगा। इसमें कई तरह के मंत्री लोगों को शामिल किया जाता है। अन्य मंत्रियों की चर्चा अनुच्छेद 75 में किया गया था। इसमें अदर मिनिस्टर्स शामिल थे, अदर मिनिस्टर्स, अन्य मंत्री शामिल थे, अदर मिनिस्टर्स। हम आपको बताए थे कोई मंत्री कितने दिन तक बिना संसद का सदस्य बने अपने पद पर रह सकता है, तो 6 माह तक बिना किसी संसद का सदस्य बने वो अपने पद पर रह सकता है। अब आगे समझिए मंत्री के बारे में। ये मंत्री परिषद है, यानी यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ अलग अलग टाइप के क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री हैं। इनको मिला देंगे तो इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद। इसी में से एक छोटा सा पद निकाल देते तो वो हो जाता है मंत्रिमंडल। इसमें आ गया पीएम। इसमें आते हैं कैबिनेट मंत्री और कौन आते हैं? स्वतंत्र प्रभार। दो टाइप के होते हैं, इसे कहते हैं मंत्रिमंडल। देखिए, मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में बस एक जगह प्रयोग किया गया 352 में, जबकि मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है। मंत्रिमंडल की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 352। मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है। आपसे हम समझा दिए थे कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, मान के चलिए कि इनकी मृत्यु हो गई, या मान लीजिए इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया, तो केवल और केवल मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल भंग होता है, न कि दोबारा चुनाव होता है। आपको इतना तो समझ में आ गया था? प्रधानमंत्री के बारे में दोबारा चुनाव तभी होगा जब 273 सीटें से क्या हो जाएंगी? अगर कम हो जाएगी तब। अब आगे समझिए। क्या कमेंट कर रहा है? बफरिंग कर रहा है आपका न? चलिए ध्यान से देखिए इनका क्या करना है, आगे समझिए। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी आगे बताएंगे, अभी तो यहीं पे हैं यहाँ पे। ये देखिए, प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां देखिए, तो ये सबको पता है कि भाई देश की जितनी शक्ति है प्रधानमंत्री के हाथ में होते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वो अपनी इच्छा से किसी को भी मंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति से कह सकता है, उसे कह देगा कि त्यागपत्र दो। अगर त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं तो राष्ट्रपति से कह के उन्हें क्या करा देगा? बर्खास्त करा देगा। मंत्रिमंडल का पूरी तरह से संचालन प्रधानमंत्री करते हैं। किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह कौन देते हैं? प्रधानमंत्री देते हैं कि किसी को महान्यायवादी बनाना है, किसे सीएजी बनाना है, किसे क्या करना है। जितनी भी सिफारिशें होती हैं सब क्या करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। हिंदुस्तान को तो सारा काम वही लगभग करते हैं, लेकिन सलाह किसको देते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य हैं। संविधान में हमारे कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि संविधान में हमारे जो है वो कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है, जिसे हम वाइस प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं किया गया है कहीं पे भी, संविधान में उप प्राइम मिनिस्टर की चर्चा नहीं है। अब तक भारत में कितने उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं? वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। अब ये बनाए क्यों जाते हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर? अब तक जो हो चुके हैं वो 7 हो चुके हैं। सबसे पहले थे सरदार पटेल। सरदार पटेल सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे हमारे सरदार पटेल जी।
अब कुछ लोग कहते हैं इन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। भाई ये 1950 में मर चुके थे और पहली बार चुनाव 1951 में हुआ था, रिजल्ट आया था 1952 में, तो सवाल पैदा नहीं होता है प्रधानमंत्री थे। जब अंग्रेज हमको दे के गए थे आज़ादी 1947 में, तो हमारा संविधान नहीं बना था, तो प्रधानमंत्री कहाँ से आ जाएगा? संविधान बन के चालू हुआ 1950 में। तो इस बीच जो सरकार थी उसे कहा गया था प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी अंतरिम सरकार। अंतरिम मतलब होता है टेम्पोररी, सीखने के लिए दिया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? अंतरिम सरकार, यही आगे जाके सरकार बन सकती है, या फिर आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बनेगी, इसमें चेंज हो सकता है। तो उसमें सरदार पटेल थे। यहाँ पर सरदार पटेल नो डाउट बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, प्रतिभा के थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री, उन्हें जनता उस वक्त, जो उस वक्त का माहौल था 1950 में, उस वक्त तो भाई कोई भी प्रधानमंत्री कब बनता है? आपको जब पार्टी कौन होगा प्रधानमंत्री? अब बीजेपी की 273 सीट चाहिए, अकेले मोदी जी कैसे लाएंगे? तो एक पार्टी होनी चाहिए ना। तो सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो एक राजनीतिक पद है। राजनीतिक का मतलब होता है कि हमें कैसे भी 273 लाना है, इसे कैसे किया जाए। अब आप एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि कांग्रेस है, कांग्रेस के पास आ जाए आपका 150 सीट, और बीजेपी है, बीजेपी के पास भी आ जाए मान लीजिए आपका 200 सीट। अब बताइए भैया किसकी सरकार बनेगी? किसी की नहीं बनेगी। तो ये क्या कर सकते हैं समझना। अब बाकियों की छोटी मोटी सरकार है, मान लीजिए यहाँ पर सपोज ऐसा कीजिए ना, मान लीजिए इसके 220 सीट आ जाए और इसका भी 210 आ जाए, ऐसा करके 230 आ जाए। किसी की भी तो सरकार अब नहीं बनने वाली है। ये टोटल मिलकर कितने हो गए हैं? सब टोटल मिल के जोड़िए ना, 450 तो यही हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए? सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की जरूरत है। किसकी सीटों की जरूरत? 273 सीट की जरूरत। अब क्या करेंगे? तो ये गठबंधन कर लेंगे। आपको गठबंधन पढ़ा दिए हैं, बीजेपी के नेतृत्व में किया गया गठबंधन का नाम एनडीए है, और कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया गठबंधन बीजेपी है। ये दोनों भी मान लीजिए मिल के सरकार बना लिए सब। और ऐसा हो सकता है भाई साहब, आप कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में मरेंगे, ये अपने में लड़ेंगे। ये मोदी जी हैं जो 2015 में जब बिहार में गए थे तो जेडीयू का मतलब परिभाषा दिए थे, नीतीश कुमार की पार्टी, जनता का दमन, जनता का उत्पीड़न, जेडीयू। और यही नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी को क्या किए थे कि बड़का झूठा पार्टी, यही बोले थे लोग। समझ में कि नहीं आ गया था? नीतीश कुमार ने बोला था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, चले गए। मोदी जी ने बोला था नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद करें, फिर दोनों सट गए सब 5 साल बाद। इसलिए नेताओं के चक्कर में मत पड़िएगा। लालू यादव जो थे, एक समय था नीतीश कुमार से गठबंधन कर लिए थे। नीतीश कुमार जब गठबंधन करके सरकार बनाए थे और तेजस्वी को जब उप मुख्यमंत्री बनाए थे, तो उन्हें यह नहीं दिखाई दिया था कि इन पर चारा घोटाला का आरोप है। लेकिन जैसे उन्हें को लगा कि नहीं इनसे फायदा नहीं, बीजेपी से फायदा है, तो उनकी अंतरात्मा बोलने लगी कि चारा घोटाला है। तो ये राजनीति में कौन किससे सटेगा, इससे आप कभी नहीं मतलब लीजिएगा, वरना आप मरा जाएंगे इसमें। तो ये दोनों सट जाएंगे सब। अब इसमें क्या होगा कि भैया अब इनके पास सीटें दोनों को मिला देंगे तो 450 हो जाएगी। इनकी तो सरकार बन गई क्योंकि 273 सीट चाहिए था। अब इसमें क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कौन? तो मोदी जी। मोदी जी क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए। मोदी जी बन गए प्राइम मिनिस्टर। अब कांग्रेस ने भी तो इनको अच्छा खासा समर्थन दिया, कहा कि हमको भी चाहिए, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो कहा गया कि आप वॉइस प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, वॉइस पीएम राहुल गांधी। राहुल गांधी लो। तो ये केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है, पर उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है, जबकि पावर केवल और केवल इसके पास होगा। इसके पास कोई पावर नहीं रहता है। लेकिन हाँ, इसे मंत्रियों से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर की तरफ वैल्यू दिया जाता है। इसके पास कोई कोई पावर, संविधान में चर्चा नहीं है तो पावर कहाँ से आ जाएगा? घर से पावर आ जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। बाकी मंत्रियों से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी दबदबा रहता है। तो संविधान में उप प्रधानमंत्री की कोई चर्चा नहीं है। ये राजनीतिक शक्तियों को पूरा करने के लिए हुआ था। ऐसा ही उप मुख्यमंत्री की भी चर्चा नहीं है। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं? 7। कितने? 7। आगे बढ़े। बफरिंग हो रहा है तो आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बफरिंग जब हो रहा है तो हमारे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ से। तो पहले कौन हो गए भाई? सबसे पहले प्रधानमंत्री हो गए आपके उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। उसके बाद कौन है? मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। 2 नंबर पे मोरारजी देसाई, बहुत लोल प्रधानमंत्री था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह, इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह। इसके बाद जगजीवन राम वीवी चौहान, जगजीवन राम वीवी चौहान, जगजीवन राम वीवी चौहान, वीवी चौहान, चौहान, वीवी गिरी नहीं, वीवी चौहान। कितने हो गए भाई, गिनिए तो, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद एक देवीलाल 6 और लाल कृष्ण आडवाणी 7, देवीलाल यहाँ 6, देवीलाल लाल कृष्ण आडवाणी 7वें हो गए, आडवाणी जी, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री हुए भाई, 7 हो चुके हैं लोग। कितने हो गए हैं, 7। तो ये हो गए लाल कृष्ण आडवाणी, टोटल हो गए लोग यहाँ पर 7। अभी हाल में आप लाल कृष्ण आडवाणी को देखेंगे तो बीजेपी में 2 नेताओं का बहुत पहुंच था 2002 में। एक थे आपके अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरा जो थे वो आडवाणी जी, आडवाणी जी थे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा पावरफुल थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बन गए प्रधानमंत्री, ये हो गए उप प्रधानमंत्री हो गए लाल कृष्ण आडवाणी। तो संविधान में कहीं पे भी उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है। ये डिपेंड करता है प्रधानमंत्री को कि क्या चीज़ होगा। अभी मान लीजिए आपका बीजेपी को सीट आ जाए 2024 में, मान लीजिए बीजेपी को सीट आ जाए 260 आ जाए मान लीजिए, इनको कितने सीट की ज़रूरत है, 13 सीट की जरूरत है। इन्हें कोई देने को रेडी ही नहीं, कहेंगे ना हम बीजेपी को नहीं देंगे, हम सीटें नहीं देंगे बीजेपी को, क्योंकि भाई देखिए कहीं पे भी 10-12 साल एक ही सरकार रह जाती है ना, तो ज़्यादातर कुछ ना कुछ गलती कर ही देती है। तो आप खुद से देखिएगा, जो मोदी जी का जो क्रेज था 2014 में, ऐसे लग रहा था नहीं भारत अमेरिका बन जाएगा, अब वो धीरे धीरे क्रेज निकल रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें मोदी जी की गलती, सबके साथ यही होता है, जहाँ कहीं भी 10-15 साल सरकार रह जाती है ना, तो कुछ ना कुछ तो गलती होती ही है। तो मान लीजिए इनको कोई अपना समर्थन देने को रेडी ही नहीं है, सपोज ऐसा करिए कि कोई समर्थन देने को रेडी नहीं है। अब इसमें समर्थन देने के चले आ जाए, मान लीजिए कि अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उनके पार्टी के पास, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के पास, इनके पास 15 सीटें हैं, तो अखिलेश यादव कितनी सीट दे सकते हैं, 15। अगर ये दे दिए तो 273 सीट हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को कोई देने को तैयार ही नहीं था। ऐसा कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाए 2024 में, तब क्या करेंगे, अखिलेश यादव कहेंगे कि देखिए हम आपको 15 दे रहे हैं, लेकिन ये 15 ज़्यादा सीट नहीं है, लेकिन इसी 15 के बदौलत आपकी सरकार बनेगी, इसलिए हमको चाहिए उप प्रधानमंत्री। तो ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आपको दिया गया है। तो सिचुएशन फंसेगा ना तो प्रधानमंत्री को बनाना मजबूरी हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा, आगे बढ़े, कितना भी दे सकते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं भाई। एक हफ्ता से क्लासे नहीं हुआ था तो पिछला क्लास दे कहाँ से देंगे हम, ठीक ही नहीं थे तो। आगे बढ़े, ये हो गया भाई आपका उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बता दिए थे। आप बताइए सीएजी की नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री, किससे, राष्ट्रपति का। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की सिफारिश की कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का तो पावर बहुत है, वो सारी सिफारिश किसको कर देते हैं, राष्ट्रपति को जाके। तो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ये दोनों के बारे में बता दिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल बता दिए, एनडीए यूपीए बता दिए। अब आगे हम समझते हैं आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 में चर्चा किया गया है अटॉर्नी जनरल की। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 क्या है भाई, आप लोग उल्टा सीधा ज़्यादा कमेंट करते हैं। भाई तबीयत एकदम ठीक हो गई, अब तबीयत को लेके कमेंट नहीं करिए लो, नहीं तो कहीं ख़राब मत हो जाए। ये क्या कर, सर आर्टिकल 28 और 30 में विरोधाभास नहीं है क्या? आप सोए थे जब पढ़ा रहे थे आर्टिकल 28 और 30, अब आके बता रहे हैं। अब यहाँ 76 के बाद 28-30 पे जाएंगे, विरोधाभास है कि नहीं है? संविधान में हर जगह विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब मिलता जुलता, मतलब कुछ कहता है कि अच्छा, कोई कहता है खराब। समझ आए कि नहीं आए? जब वो पढ़ा रहे थे आप बताइए ना, अभी यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो बताइए। सोए थे उस टाइम। मुखिया को कौन हटा सकता है, लतिया सकता? मुखिया पढ़ा रहे हैं बबुआ, पंचायत पढ़ाएंगे तब पूरी ना तो है। राष्ट्रपति से लेके का मुखिया पे चल गया। कोई प्रधानमंत्री के पद पर आगे जाके राष्ट्रपति बन सकता है? अरे लोल कहीं का,
राष्ट्रपति के लिए जो चीज योग्यता है उसके पास रहेगा तो बन जाएगा। देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में चर्चा जो किया गया है वो अटॉर्नी जनरल के बारे में किया गया है। किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल भाई, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या कहा जाता है? महान्यायवादी। हिंदी में क्या कहेंगे? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। किस में चर्चा है इनकी? आर्टिकल 76 में चर्चा है। देखिए भाई, अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? अटॉर्नी मतलब होता है कानूनी शक्ति। अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? कानूनी शक्ति। अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल 76 में कहा गया है कि सरकार पढ़ी लिखी हो या ना हो, कोई एलिजिबिलिटी नहीं। आपको ही पता है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। संसद में बैठे लोकसभा में आधे से ज़्यादा लोगों के पास कोई खास शिक्षा के नाम के कोई चीज़ नहीं है। तो भाई ये लोग कानून कैसे बना देते हैं? हम आपको गारंटी कहते हैं कि संसद में बैठा कोई भी व्यक्ति जीएसटी नहीं समझा सकता है, लेकिन ये लोग जीएसटी पारित कर दिए। संसद में बैठा कोई भी व्यक्ति किसान बिल को आगे आके समझा नहीं सकता, लेकिन इन लोगों ने पारित कर दिया। इसका मतलब कोई ना कोई इनको पीछे से दिमाग दे रहा है। बड़े बड़े कानून वेता परेशान थे सर, लेकिन 370 नहीं हटा। 370 हट गया, कश्मीर में कितनी खुशहाली अब धीरे धीरे आ जाएगी। अब 15 से 20 साल में ना कश्मीर बाकी राज्यों की तरह नॉर्मल हो जाएगा। पहली बार कश्मीर के नेताओं के खिलाफ वहीं पे आवाज उठने लगी है। बीएसएफ में भर्ती के लिए कितने लोग गए हैं। हमारी सेना भी अब कितना, जो आतंकवादी भटक गए, हमारी सेना चाहती तो जान नहीं लेती, लेकिन उन्हें मौका दिया जा रहा है कि हाँ सरेंडर कर दो तुम यहाँ पे। ये सारा दिमाग उन्हें कौन दे रहा है? तो कोई ना कोई तो देने वाला चाहिए कि नहीं। तो उसी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल। सरकार को कानूनी सहायता, कानूनी एडवाइस देने वाले को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा किसमें? आर्टिकल 76 में, अटॉर्नी जनरल। अब ये अटॉर्नी जनरल आ गए तो ये कितने पढ़े लिखे होने चाहिए? तो अटॉर्नी जनरल की जो योग्यता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उठा लाइए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता ने। आप में से जितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया है ना, मतलब ग्रेजुएशन किया है, आप सबकी योग्यता एक डीएम के बराबर है। डीएम भी जितना पढ़ा लिखा रहता है ग्रेजुएशन, आप भी अगर ग्रेजुएशन किए तो आपकी भी योग्यता उतनी बराबर, लेकिन आप डीएम तो है नहीं यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज किसे की योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो ये किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति 10 साल वकालत कर दे तो उसे कहा जाएगा कि उसके पास इतना नॉलेज आ गया है 10 साल केस लड़ते लड़ते, जितना नॉलेज सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। या फिर किसी हाई कोर्ट में अगर वो 5 साल वकील भी रह गया है तो उसे कहा जाएगा कि नहीं भैया, अब इसके पास इतना तो नॉलेज है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो ये चीज़ मिटा देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाएंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी योग्यता होती है उतनी ही योग्यता हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की होती है। ये सरकार को हर एक कानूनी सहायता देते हैं, जैसे अभी के वेणुगोपाल है। लेकिन अकेले ये व्यक्ति क्या करेगा? सरकार के पास बहुत ज़्यादा बोझ होता है। तो इसके नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल के नीचे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इनकी योग्यता हाई कोर्ट के बराबर होती है, हाई कोर्ट के जज के बराबर, हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। समझ में आ गया? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होता है। यानी जिस तरह से मंत्री देखे थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उसी तरह ये है। अटॉर्नी जनरल को सहायता कौन देता है? सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल को सहायता कौन देता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। जैसे केंद्र सरकार नियम लाने जा रही है, अलग अलग टाइप के नियम लाती है। मान के चलिए कि वो नियम लेके आने जा रही है, एक फैमिली 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते हैं, ऐसा करके 2 चाइल्ड पॉलिसी ला रही है। तो इसके कई सारे समस्याएं आएंगे। इस पर क्या क्या राय होना चाहिए, या समान सिविल संहिता लाना है या कोई भी नियम लाना है, तो केंद्र सरकार जो है वो किससे पूछेगी? अटॉर्नी जनरल से, कि इसमें कानूनी कोई बाधा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई कानूनी बाधा हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो वो सारे के सारे कानूनी सहायता कौन देते हैं? अटॉर्नी जनरल देते हैं। समझ आ गई ना? अटॉर्नी जनरल, अब इनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है तो कुछ कुछ चीज़ें ये कहते हैं सॉलिसिटर जनरल को कि तुम हमको बताना, ये इनको कह देते हैं तुम हमको समझा देना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ये बता दिए, इनको कह देंगे तो पीडीएफ बना देना, तुम ये सब काम करना। यानी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, विधि का मतलब होता है कानूनी सलाहकार। केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। किसकी योग्यता कितनी? हाई कोर्ट के जज के बराबर। ये केंद्र सरकार को हर पल सलाह देता है, लेकिन इसके सलाह को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। इसके सलाह को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। आगे समझिए, ये केंद्र सरकार की इतना वफादार होता है कि अगर आप केंद्र सरकार पर केस कर दीजिएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट जाके केस लड़ेगा।
मोदी जी पे केस करेंगे तो कौन जाके केस लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल। और कहाँ जाके लड़ सकता है? हाई कोर्ट में। और कहाँ जाके लड़ सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यानी कहीं पर भी सरकार के खिलाफ केस करिएगा तो केस लड़ने कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल जाता है। कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल जाता है। मान के चलिए कि हम शिक्षा मंत्री पे केस कर दिए, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि विज्ञान कितना भी आगे हो जाए, ज्योतिष से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। ये हमारे शिक्षा मंत्री का कथन है। हम उन्हीं पे केस कर दें कि आपका ज्योतिष कौन सा वैक्सीन बना रहा है कोरोना का, जरा बताइए तो। आपके ज्योतिष के जो प्रकांड विद्वान है ना, वो भी दिन रात यही दुआ मांग रहे हैं कि साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति वैक्सीन बना दे। कहाँ सो गए थे आपके ज्योतिष के लोग जब कोरोना आने वाला था? चलिए मान के चलिए गलती हो गई, आज भी कोई ज्योतिष वाला बोल दे कि कोरोना कब खत्म होगा या इंडिया में वैक्सीन कब आ जाएगी, नहीं। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री इतने बड़े पद पर होके कहते हैं कि सबसे बड़ा मतलब विज्ञान ज्योतिष विज्ञान है। हद है भैया। हाँ, ज्योतिष विज्ञान। अब बताए ना, कोझिकोड में जब विमान दुर्घटना हुआ था तो कहाँ थे लोग ज्योतिष कोड? या ज्योतिष लोग आज भी बता दें कि कब कोई विमान दुर्घटना होगी और कैसे होगी, हम लोग सुधार सकते हैं, है कि नहीं? तो खैर ये सब चीज़ें आस्था की जुड़ी होती है। आप लोग में से जिनको विश्वास होगा नहीं ज्योतिष में, तो कहेंगे कि खान सर पगला गया यहाँ पर। तो ये आस्था वाली जो चीज़ होती है ना, ये अंधविश्वास पे चलती है। हम इस पे नहीं करेंगे कि सही है गलत है, हम केस कर देंगे। तो वो भले ही हमारे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री तो है नहीं, लेकिन मंत्रिपरिषद का तो अंग है। यानी सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर अगर आप मुकदमा करते हैं तो वो मुकदमा लड़ने कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल जाता है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल का जो पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाके वकालत कर सकता है, हाई कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा आदमी केस किया है, मान लीजिए कोई आदमी अपने जिला से केस कर दिया, तो ये किसको भेज देता है? सॉलिसिटर जनरल को भेज देता है। आप बताइए, सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है? क्या ये सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता किसके बराबर है? हाई कोर्ट के बराबर है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की योग्यता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर होती है। तो ये कहाँ केस लड़ते हैं? केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस किए हैं तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जा सकता है, या फिर वहाँ सॉलिसिटर जनरल भी जा सकता है। आपको पता है ना, सीनियर आदमी जूनियर पे जा सकता है, जूनियर सीनियर पे नहीं आ सकता। हमसे कोई कहेगा कि मैट्रिक के लड़का को पढ़ा दीजिए, पढ़ा देंगे। आदमी कहेगा मंटेसरी में जाके ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ा दीजिए, पढ़ा देंगे। लेकिन मंटेसरी के मास्टर को कह दीजिए कि खान सर की जगह पे आप आके पढ़ाइए, वो नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि नीचे का आदमी ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर का तो नीचे आ सकता है। तो अटॉर्नी जनरल, आप समझें कि केंद्र सरकार को कानूनी की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो कौन काम करता है? अटॉर्नी जनरल काम करते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? महान्यायवादी। भैया कौन कह रहा है चीफ जस्टिस होना चाहिए? अविनाश कुमार महान्यायवादी बनने के लिए हाईकोर्ट में 5 साल तक चीफ जस्टिस होना चाहिए। आपके के वेणुगोपाल अभी क्या है? महान्यायवादी। कौन है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे? वो मतलब जहां से आप पढ़े आप हम ही को पढ़ाने लगेंगे। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, वही जीएस है, उससे ज्यादा जीएस नहीं है कुछ। एक के कमेंट को 40 बार करके शांत हो गए। हाईकोर्ट के अरे भाई पूछ रहा है कि बेवकूफ कहीं का उज्जवल सिन्हा कि बीजेपी के पास 200 मान के बकलोलवा को देखिए, ऐसा नहीं आता है सब ना कि कबो को मन करता है कमेंट में आप कर रहा है कि बीजेपी के पास 273 सांसद है। मान के चलिए कि 2-3 मर गया सब, मान के चलिए 3 गो मर गया सब, तो इसके पास बच गया 270। तो क्या दोबारा चुनाव होगा? रे बैल कहीं का, एनडीए जो था वो बीजेपी के अन्य पार्टियों का गठबंधन था, मर गया था जब कल पढ़ा रहे थे। तो इससे पहले वाले क्लास में एनडीए की सरकार नहीं बना लेगा गठबंधन करके? 3 गो के लिए सरकार गिर जाएगी। 5 यूपीए ने जो सरकार शासन किया, यूपीए 1 120 सांसद थे सब, बाकी से गठबंधन करके नहीं किया। चूतिया कहीं क्या। एक काम करो, कमेंट ऑफ कर दो, चैट क्लोज, बस शांति से पढ़ जाएंगे लोग। चलिए समझिए, नो टेंशन। यहाँ अटॉर्नी जनरल की चर्चा है आर्टिकल 76 में। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी मतलब कानूनी सलाहकार होता है। इसकी योग्यता जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उतना ही पढ़ा लिखा होता है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज हो। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी जाकर सरकार की पक्ष को रख सकता है कि सरकार गलत नहीं है। जैसे CAA और NRC का जो विरोध हो रहा था तो बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि सरकार ने गलत किया है। तो क्या अमित शाह गए थे कोर्ट में? नहीं,
कौन गया था? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, और उन्होंने कहा था कि ये सरकार गलत नहीं कर रही है क्योंकि इसमें हम कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सीए एनआरसी पढ़ा दिए, वो सही है या गलत है वो सब समझा दिए थे आपको। सुप्रीम कोर्ट, ये तो समझ में आ गया आपको। इसके साथ एक और चीज है अटॉर्नी जनरल के साथ, ये मेरा भी मुकदमा लड़ सकता है। अब मान के चलिए कि हम किसी का मर्डर कर दिए या कोई सपोज कीजिए कोई भी काम कर दिए, हमारा किसी से विवाद है, हम केस हो गया हमारे ऊपर, तो हम भी वकील खोजेंगे। तो एक्चुअल में अटॉर्नी जनरल भी एक तरह का वकील है, सरकारी वकील है, इसे कहिए तो सरकार के लिए करता है। तो हम उससे जाके कहेंगे कि सर हमारा भी केस लड़ दीजिए ना, हम आपको फीस देंगे जो आपका फीस है, तो मेरा भी केस लड़ देगा। तो वो हमसे भी फीस ले रहा है और सरकार का भी केस लड़ रहा है। इसीलिए सरकार कहती है, संविधान कहता है कि अटॉर्नी जनरल को सैलरी न दिया जाए। क्यों सैलरी न दिया जाए? क्योंकि ये आम पब्लिक का भी मुकदमा लड़ता है, और ये क्या करता है भाई, मतलब कहीं पे पब्लिक का भी मुकदमा लड़ सकता है, दूसरे का भी लड़ सकता है, इसलिए इसे सैलरी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल को वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसे अलाउंस दिए जाएंगे, महंगाई भत्ता दिया जाएगा, फ्री में गाड़ी दिया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड्स दिए जाएंगे, उसको बंगला दिया जाएगा, लेकिन सैलरी नहीं दिया जाएगा। हर एक चीज मिलेगा वेतन भत्ता, वेतन छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक का भी केस लड़ता है। जिस दिन वो पब्लिक का केस लड़ना छोड़ देगा उस दिन इसे भी वेतन दिए जाएंगे, लेकिन वो पब्लिक का केस लड़ना छोड़ेगा नहीं। रीजन समझिए आगे। कहा गया है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 5 साल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं। यानी जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेंगे कि ये सलाहकार ठीक नहीं है, इसे भगा दीजिए, तो राष्ट्रपति कहेंगे चल निकल निकल यहाँ से, यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसे क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री के पहले सलाहकार थे मुकुल रोहतगी, यानी इससे पहले कौन अटॉर्नी जनरल थे? मुकुल रोहतगी जो थे वो अटॉर्नी जनरल थे। लेकिन मोदी जी मुकुल रोहतगी को उतना अच्छा पसंद नहीं करते थे, इसलिए राष्ट्रपति को कहा मोदी जी ने कि हटाइए, अगर प्रधानमंत्री ठीक सलाहकार नहीं है, तो उसको हटा दिए और उसके जगह पे किसके बना दिए? के वेणुगोपाल। अब बताइए कि वह जो इससे पहले थे मुकुल रोहतगी तो बेरोजगार हो जाते, इसलिए वो भी होशियार था, वो पब्लिक का मुकदमा लड़ता था, कहता कि हम दूसरे का मुकदमा लड़ लेंगे, आपका नहीं लड़ेंगे। तो चूंकि अटॉर्नी जनरल एक आम आदमी का भी मुकदमा लड़ सकता है, इसी कारण उसे वेतन सरकारी निधि से नहीं दिया जाता, लेकिन उसको बंगला दिया जाता है, सुरक्षा गार्ड सब दिए जाते हैं। समझ गया? क्या वह 5 साल कंप्लीट पद पर रह सकते हैं? नहीं। वो किसके इच्छा अनुसार रहते हैं? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति की इच्छा कब बदलती है? जब प्रधानमंत्री चाहे तब। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर रहता है उसे कहा जाता है प्रसाद पर्यंत। क्या कहा जाएगा? प्रसाद पर्यंत। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार। किसके इच्छा अनुसार रहते हैं? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहते हैं। अतः इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता है, इसलिए इन्हें मतलब पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो राष्ट्रपति की मर्जी पर है वहाँ पर। अतः इन्हें कहा जाता है ये पूर्णकालिक नहीं होते हैं। पूर्णकालिक नहीं होते हैं, यानी इनके हटाने के लिए संविधान में कोई चर्चा ही नहीं है, जबकि राष्ट्रपति तो पूर्णकालिक होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है 5 साल। अगर वो कोई गलती नहीं किए हैं तो, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए भी कुछ गलतियां हैं, अगर वो कोई गलती नहीं किए हैं तो ये तो 5 साल रहेंगे ही। लेकिन अगर हमारा महान्यायवादी सब कुछ सही है, लेकिन प्रधानमंत्री को मन कर रहा है कि इससे थोड़ा हमारा इज्जत सही से नहीं करता है, सब कहता है, जब जाता है मोदी जी नमस्ते, मोदी जी नमस्ते, इस जरा कानून का बहुत बड़ा पढ़ने वाला नमस्ते भी नहीं करता है, राष्ट्रपति जी हटाइए इसको, तो हटा सकते हैं उसको, बिना मतलब का हटा सकते हैं उसको। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये पूर्णकालिक नहीं होता है। ये किसके इच्छा अनुसार पद पर रहता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जबकि मेन खिलाड़ी कौन है? प्रधानमंत्री, लेकिन नाम तो प्रधानमंत्री का आया ही नहीं। बताइए तो अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। हटाते कौन है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी बदनाम हो रहा है राष्ट्रपति, काम कर रहा है प्रधानमंत्री। यानी अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं, हटाने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ही करते हैं।
एक्चुअली में उसे हटाने और ले आने का काम प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन नाम किसका लगा दिया था? राष्ट्रपति का। इसीलिए कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, पूर्णकालिक नहीं होते हैं। केंद्र सरकार को कोई भी सलाह लेना है, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए इसे दो भाग में बांट दो, एक पश्चिमी प्रदेश एक पूर्वांचल कर दो, क्योंकि इतनी जनसंख्या को एक मुख्यमंत्री और एक पुलिस डिपार्टमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है। देख रहे हैं यूपी में रेप वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा बात चल रहा है। तो ये करना सही है या नहीं है, प्रधानमंत्री को क्या पता है? मंत्री लोग इतना पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता नहीं है कि कई गो जिला है, कैसा प्रशासन है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए किसको दिया जाएगा? अटॉर्नी जनरल को। ये दिमाग लगाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है आदमी है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अटॉर्नी जनरल की सहायता कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल। और इसकी सहायता कौन करता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये एक ठो, ये भी एक ठो, ये भी एक ठो, इसका अपना एक ऑफिस होता है। क्वेश्चन पूछा था कि क्या अटॉर्नी जनरल को चुनाव लड़ना जरूरी है? नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ता है, वो अपनी योग्यता से आता है। इसका मतलब अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है। एनडीए में क्वेश्चन पूछा था, वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी, संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद में बैठता है, संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, उसमें भाषण देता है, लेकिन उसमें वोट नहीं डाल सकता है। तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी वोट नहीं डाल सकते हैं। वोट डालने का अधिकार उन्हीं को है जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, इन्हें जनता ने चुनकर नहीं भेजा है, ये वोट नहीं डाल सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, महान्यायवादी का अधिकार क्षेत्र किस न्यायालय होता है? तो भैया वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, यानी इसका अधिकार क्षेत्र हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय में जाकर ये मुकदमा दायर कर सकता है, लड़ सकता है, सरकार की पैरवी को कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या यह किसी निजी व्यक्ति यानी निजी प्रैक्टिस यानी मुकदमा कर सकता है कि नहीं? देखिए, उसे प्रैक्टिस कहा जाता है। डॉक्टर अगर मरीज को देख रहा है तो उसे ये नहीं कहा जाता है कि डॉक्टर कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि डॉक्टर, मास्टर और वकील, इसकी पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। ये जितना पढ़ाते हैं उतना इनकी प्रैक्टिस होती जाती है, और सच बात है, नया नया चीज आते जाते हैं। तो डॉक्टर देखिए ना, अभी डॉक्टर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डॉक्टर था, दुनिया का सब कुछ पढ़ा था, लेकिन क्या हुआ? कोरोना के बारे में फिर उसको पढ़ना पड़ा कि जो नया बीमारी आ गया। तो डॉक्टर की पढ़ाई खत्म नहीं होती, वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहता है। वकील, अजी अलग अलग टाइप का केस आता है, आज रेप का अलग, मर्डर, अब देखिए ना हाथरस वाला कांड कितना खतरनाक था वो। तो वकील की जो मुकदमा लड़ रहा होता है उसे एक टेक्निकल नाम में क्या कहा जाता है कि ये प्रैक्टिस कर रहा है। तो बताइए, तो ये अटॉर्नी जनरल कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, इन मुकदमा लड़ सकता है? तो हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। क्या यह पूर्णकालिक होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? किसको इसे कभी भी हटाया जा सकता है। किसके इच्छानुसार? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जबकि गेम के पीछे हाथ किसका है? प्रधानमंत्री का। नियुक्ति किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। करेगा कौन? राष्ट्रपति। हटाएगा किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटा जाते हैं यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को। किसी को कोई दिक्कत नहीं है अटॉर्नी जनरल के बारे में। जितनी भी कानूनी चीजें होती हैं सहायता देने के लिए कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देते हैं। अटॉर्नी जनरल संसद के सदस्य न होने के बावजूद ये संसद में बैठते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 88 में किया गया है, जबकि अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। क्या इन्हें वेतन दिया जाता है? नहीं। क्यों नहीं दिया जाता है? जब मेंस लिखिएगा तो पूछेगा कि महान्यायवादी को वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि महान्यायवादी सरकार के साथ साथ पब्लिक का भी काम कर रही है। राष्ट्रपति को वेतन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो केवल सरकार का काम कर रहा होता है। हम जाके कहेंगे राष्ट्रपति साहब हमारे लिए भी कुछ करिएगा, भगा देगा, भाग तोरे लिए बैठल है, समझ में आएगा। लेकिन महान्यायवादी ऐसा नहीं कर सकता। एक और चीज है, एक बात बताइए, तो हम मोदी जी पे केस कर दिए, सपोज कीजिए मोदी जी हमारा 15 लाख रुपया दीजिए, का हो गया? और 100 को स्मार्ट सिटी बोले थे कि एक को ना बनाऊ, का हो गया? गंगा जी साफ होने वाली थी, नहीं हुआ, हम आप पे मुकदमा कर देते हैं। तो हम मुकदमा करेंगे, तो मुकदमा करने के लिए वकील रखना पड़ेगा। हम मोदी, लेकिन वह यदि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ ही केस लड़ दे तो वो उसका मुकदमा नहीं लेगा। इसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इसी कारण ये भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, यानी मुकदमा लड़ सकता है, भारत सरकार को सहायता देता है, लेकिन यह वोट डालने नहीं जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हो, अब कमेंट ऑफ कर दिए, दिक्कत? हाँ, कमेंट ऑफ है ना? दवाई दे दिया हमको, बहुत खतरनाक, नींद और गुस्सा दोनों आ रहा है। इन सबको समझा भी रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है।
आर्टिकल देखिए भैया, आर्टिकल 76 में चर्चा है अटॉर्नी जनरल की, एजी लिख देते हैं अटॉर्नी जनरल की। और आर्टिकल 88 में कहा गया है, हाँ? अरे लाइव ज्यादा आ गए, सभी बंद हो जाएगा देखिएगा। फ्रंट एंड पे कितना है, फ्रंट एंड पे 10,000 दे रखे हैं, अब बंद हो जाएगा अभी। आर्टिकल 88 में कहा गया है कि यह संसद की कार्रवाई में बैठ सकते हैं। आर्टिकल 88 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि संसद में ये जाके बैठ सकता है। इसका मन ये लोकसभा में भी जाके कहेगा कि रे हल्ला क्या कर रहा है, राज्यसभा में भी जाके कहेगा रे विधेयक तो ठीक है, काय लिए चिल्ला रहा है, कुछ करेगा संसद में घुस के, कुर्ता उर्ता सब फाड़ेगा, जैसे सब करते हैं वैसे ये खूब कूदेगा वहां पे, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, सरकार जिंदाबाद, विपक्ष मुर्दाबाद। लेकिन जब वोट डालने का आएगा, चल आएगा बाहर कैंटीन में चाय बिस्कुट खाएगा, पूछेगा वोटवा डला गई तो कहेगा हो गई, चल तब चलते, भगा दिया जाएगा, भाग तो रहो, वोट डालने नहीं देगा, नहीं तो बैठल बैठल हो जाए, बैठ के सुस्ताएगा वहां, समझ में आया? एक और चीज, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल की चर्चा है। एडवोकेट जनरल इसे भी कहा जाता है, एजी ही कहा जाएगा। जो काम केंद्र सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल कर रहे थे, वही काम आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट जनरल करते हैं, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। केंद्र सरकार को कानूनी सहायता कौन दिया? अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। राज्य सरकार को कानूनी सहायता कौन देगा? एडवोकेट जनरल। इसकी चर्चा 165 में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर कहेगा अटॉर्नी जनरल किसके लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, आर्टिकल 76। कहेगा एडवोकेट जनरल, भाई शॉर्टकट तो दोनों एक के हो गया, किसके लिए है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, आर्टिकल 165। देखिए, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति, तो इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल। ये भी पूर्णकालिक नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री जब कहेंगे राष्ट्रपति से कि लतिया दीजिए तो राष्ट्रपति लतिया देंगे। ये भी पूर्णकालिक नहीं होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कहेंगे राज्यपाल से कि लतिया दीजिए तो राज्यपाल लतिया देंगे। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छानुसार, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छानुसार। ये केंद्र सरकार पर मुकदमा ठोकेंगे तो लड़ने जाएगा, ये राज्य सरकार पर मुकदमा ठोकेंगे तो लड़ने जाएगा। यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, इसलिए केंद्र सरकार इसे सैलरी नहीं देती है, लेकिन बंगला सुरक्षा भत्ता देती है। यह भी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार इसे वेतन नहीं देती है, बाकी भत्ता गाड़ी ये सब सिक्योरिटी वगैरह देती है। समझ में आया कि नहीं गया? ये देश में कहीं भी मुकदमा लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये उस राज्य में कहीं भी मुकदमा लड़ सकता है, हाई कोर्ट और किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। ये विधानमंडल में भाग ले सकता है, लेकिन उसकी वोट नहीं डाल सकता है। अटॉर्नी जनरल कंप्लीट होगा सर, अटॉर्नी जनरल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है अटॉर्नी जनरल में? आगे बढ़ जा, आगे बढ़े, आगे बढ़ जा। 76 में है आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल 76 कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 76 कंप्लीट। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, अब हम मने मन जवाब दीजिएगा, अब चैट बंद कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके सलाह पर? तो सलाह कहेगा तो अटॉर्नी जनरल किस की नियुक्ति कहेगा, सलाह किसका? तो भैया सलाह हो जाएगा पीएम साहब की। नियुक्ति करेगा कौन? नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट। कार्यकाल क्या होता है? पूर्णकालिक नहीं होते हैं, कबो हटा देगा, पूर्णकालिक नहीं होते हैं, हटा सकता है, यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है? एलिजिबिलिटी कितनी होती है? योग्यता, इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बराबर होती है। इनका अधिकार कहाँ कहाँ तक होता है? मुकदमा सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी सुन सकते हैं। इन्हें वेतन नहीं देती है सरकार, क्योंकि ये पब्लिक का भी मुकदमा लड़ लेता है, लेकिन पब्लिक अगर सरकार पर मुकदमा ठोक दिया तो ये उस पब्लिक का मुकदमा नहीं लड़ेगा। पब्लिक के मुकदमा लड़ने की वजह से इसे वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन इसे घर, बंगला, सुरक्षा इत्यादि सब चीज़ दिए जाते हैं। संसद में बैठ सकता है, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है, सॉरी संसद में वोट नहीं डाल सकता। इसकी चर्चा किसमें कहा गया? 88 में। राज्य सरकार के लिए एक एडवोकेट जनरल होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 165 में किया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अटॉर्नी जनरल हो गया। देखिए आगे बढ़े। मतदान नहीं दे सकता,
क्वेश्चन कहेगा संसद का सदस्य न होने के बावजूद भी कौन संसद में भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल। निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है? हाँ लड़ सकता है, लेकिन वो सरकार के विरुद्ध करेगा तो नहीं लड़ सकता। भारत के किसी भी न्यायालय में पैरवी यानी मुकदमा कर सकता है? कर सकता है। सरकार का पहला कानूनी यानी विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। हो गया ना? आगे बढ़ जा। चलिए यहां देखिए, अटॉर्नी जनरल की सहायता कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता कौन करता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। देखिए ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, इनकी संख्या 1 होती है। सॉलिसिटर जनरल भी 1 होता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पहले 1 होते थे, अभी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बराबर होते हैं, हाई कोर्ट के जज बराबर, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। यहाँ तक तो समझा ही दिए आप लोग को। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एक बहुत ही कॉमन चीज होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? देखिए ये बहुत ही बड़ा पावर होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे हमारा कोचिंग है, लेकिन हमारे पास पढ़ाने से ही फुर्सत नहीं है कि हम दूसरे काम को देख सके। जैसे मुकेश अंबानी बड़का भारी भाई साहब, वो हिंदुस्तान का सबसे रईस आदमी है, उसको फुर्सत ही नहीं है कि रिलायंस का जियो देखे, कि रिलायंस पेट्रोलियम कंपनी देखे, कि रिलायंस की कपड़ा बनाने वाली रिलायंस ट्रेंड देखे, कि रिलायंस की मोबाइल बनाने वाली कंपनी रिलायंस डिजिटल देखे, कि रिलायंस की शिप बनाने वाली कंपनी देखे, कि रिलायंस की पेट्रोलियम देखे। मतलब रिलायंस के 50 गो काम है। भैया सब पूछने लगेंगे मुकेश अंबानी से तो पगला आ जाएगा। इसलिए मुकेश अंबानी या जितने बड़े बड़े लोग हैं वो अपने मैनेजर को एक पावर देते हैं, मैनेजर को पावर देते हैं, जिसे कहा जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। ये पावर ऑफ अटॉर्नी सेम मालिक के बराबर होता है। वो किसी कंपनी को खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ये अटॉर्नी पावर होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी समझिए एक टेम्पोररी मालिक होता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी है, डॉक्टर है, सपोज कीजिए कोई डॉक्टर है, उसका दिल्ली में 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, लेकिन वो डॉक्टर अमेरिका जाके बस गया है, यूएस में, और वो इस जमीन को बेचना चाहता है। तो क्या करेगा? एक बार में बेचेगा नहीं, कई टुकड़ा कर देगा, प्लॉटिंग कर देगा उसको। क्या कर देगा? प्लॉटिंग कर देगा। 1 2 3 ऐसे प्लॉटिंग कर देगा, 1 करोड़ में बेच देगा। ये बताइए जब बेचाएगा, ग्राहक आएगा, ये करेगा, तो डॉक्टर को फोन करेगा, पगला जाएगा डॉक्टर, अमेरिका से बार बार आएगा। तो क्या करेगा? किसी व्यक्ति, किसी भरोसेमंद आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा। वो पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पर वो इस जमीन को बेच सकता है, उससे पैसे ले सकता है, बाद में वो डॉक्टर को भेजेगा। तो कभी कभी ये पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज भी होने लगता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज होता है। तो एक बार टाटा बिरला के साथ, बिरला कंपनी के साथ, उसका मैनेजर ने कंपनी अपने नाम पर लिखवा लिया था। इसलिए इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि जिसके पास अटॉर्नी का पावर है वो अपने नाम पर नहीं लिखवा पाता है, या एक फिक्स अमाउंट है कि 80% से ज़्यादा किसी एक ही को बेचना है तो फिर मालिक से पूछना पड़ेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा नियम कानून। अब वो वकील जो होते हैं वो बताएंगे आपको अटॉर्नी कितने टाइप का होता है। यानी अपने बराबर अधिकार किसी को दे देना, उसे क्या कहते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी। आप लोग अगर गूगल यूट्यूब चैनल चलाते होंगे तो उसमें भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसे कहा जाता है मैनेजर अकाउंट। क्या कहेंगे? मैनेजर अकाउंट। जैसे मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं, हम अपने उसको कहेंगे ऑपरेटर को, एक काम करो, इसी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दो। तो भाई आप यूट्यूब पर अपलोड तभी करेंगे जब मेरा पासवर्ड पता हो तब, वरना आप मेरे चैनल को केवल देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आप आकर वीडियो नहीं डाल सकते, भले कमेंट करके चले जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? हम उसे अटॉर्नी दे रहे हैं, मैनेजर अकाउंट दे रहे हैं, तो वो केवल अपलोड कर सकता है, लेकिन मेरे चैनल से कुछ डिलीट नहीं कर पाएगा, या मेरे चैनल को वो अपना नहीं बना सकता है। बस वो अटॉर्नी है, वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये चीज़ें होते हैं, अटॉर्नी का मतलब होता है। तो ये अलग चीज़ होते हैं। तो आप अटॉर्नी जनरल पढ़ लिए, अब आगे कल समझेंगे लोग। आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया? अब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे इसके बाद वाले बैच में।